नमस्कार। आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीढ़ी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी। विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोज। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सआई एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं।
मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यह नकदी कहाँ से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुलगुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए,
तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजराइल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैन लाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? नमस्कार, आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीधी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी। विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोस। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सआई एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार
20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है।
आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, यह नकदी कहां से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुलगुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैन लाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? नमस्कार, आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीढ़ी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है।
आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी। विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोज। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सआई एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ
ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यह नकदी कहां से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुल गुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
गाजा पट्टी में एक बार फिर इजराइल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैन लाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? नमस्कार, आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीढ़ी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील। विजुअल्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी। विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोस। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सआई एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है।
यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया
और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यह नकदी कहाँ से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुल गुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैन लाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? नमस्कार, आप देख रही हैं समाचार प्रतिदिन। आज की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्सआई के साथ $30 बिलियन की ऐतिहासिक साझेदारी कर ली है। यह डील ओपनएआई को सीढ़ी टक्कर देने की ओर इशारा कर रही है। आखिर क्या है ये सौदा और कैसे बदल सकती है एआई की दुनिया? आइए विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई की ऐतिहासिक डील विजुअल्स
माइक्रोसॉफ्ट और एक्सआई के लोगो, एलन मस्क और सत्या नडेला की तस्वीरें। माइक्रोसॉफ्ट में ओपनएआई में पहले ही $13 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी अपनी नई एआई रणनीति के तहत एलन मस्क की एक्सआई के साथ मिलकर एआई के बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। इस साझेदारी में ब्लैक रॉक और एनवीडिया भी शामिल हो गए हैं। $30 बिलियन का निवेश किस लिए? विजुअल्स, एआई डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह निवेश एआई के बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर और ऊर्जा समाधान विकसित करने में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एआई मॉडल्स को अधिक कुशल बनाना और ओपनएआई के मुकाबले बेहतर एआई समाधान तैयार करना है। एनवीडिया और अन्य कंपनियों की भागीदारी। विजुअल्स, एनवीडिया, ब्लैक रॉक, जी वर्नोवा लोगोस। एनवीडिया इस परियोजना में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में जुड़ गई है। ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट और यूएई की कंपनी एनजीएक्स भी इस निवेश का हिस्सा है। ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर को ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ओपनएआई बनाम एक्सआई एआई की दुनिया में नई जंग। विजुअल्स, चैटजीपीटी, ओपनएआई और एक्सआई के प्रोडक्ट्स की तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की यह नई रणनीति ओपनएआई के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ओपनएआई पहले ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली एआई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अब एक्सआई और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। जहां आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में बवाल मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार 20 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह देश के स्वाभिमान का सवाल है। नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह देश विरोधी हरकत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर वे सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब राष्ट्रगान का मुद्दा बना रहे हैं। यह एक छोटी सी घटना है जिसे अनजाने में किया गया होगा। नीतीश कुमार ने गलती की, लेकिन जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। देखिए, इंसान है, गलती हो सकती है, पर राष्ट्रगान के समय सावधानी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा बड़ा है। यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है। तो यह था पूरा मामला। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बता रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी इसे छोटी घटना मान रहे हैं। क्या यह सच में एक बड़ी गलती थी या राजनीतिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खियां बढ़ गई हैं। हाल ही में यमन में हुए हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को नकारते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान को युद्ध में जाने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। यमनी हूती विद्रोही अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वे हर क्षेत्रीय क्रांति को ईरान का छद्म युद्ध मान रहे हैं, लेकिन यमन के लोगों के अपने उद्देश्य हैं और वे किसी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव नया नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो यह किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है।
अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही कई बार तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही साल पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताएंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी बेटी पीहू के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में मुस्कान और सौरभ अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ। जांच में पता चला कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है, लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। बचाव कार्य के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। यह घटना तब हुई जब मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के दौरान उन्हें कैश के बंडल मिले। आग बुझाने की कोशिश के दौरान मिला कैश। सूत्रों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचा। सीजेआई को पता चलते ही हुई कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। आग के वक्त जज बंगले पर मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहीं से नकदी बरामदगी का रहस्य उजागर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, यह नकदी कहां से आई? क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या यह आग एक संयोग थी या साजिश? आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। राजस्थान में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पति शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पेश किया और इसे पास भी कर दिया। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रो वाइस चांसलर को भी प्रतिकुल गुरु नाम दिया गया है। भाजपा नेताओं ने इस बदलाव को वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा की ओर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पति शब्द के बजाय गुरु शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बदलाव को राजनीतिक स्टंट बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहता है विपक्ष? राजस्थान के 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बाहरी राज्यों से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास और परंपराओं को सम्मान देना है। छात्रों और शिक्षकों की राय क्या है? हमें नाम बदलने से ज्यादा शिक्षा की क्वालिटी चाहिए। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? सरकार को पहले नौकरियां और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या नाम बदलने से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायल की बमबारी से तबाही का मंजर सामने आया है। आधी रात को हुए इस भीषण हमले में 85 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली गई है।
इजराइल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को उत्तर में मुख्य राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। उन्हें केवल तटीय सड़क का उपयोग करने को कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चेतावनी पर्याप्त थी? गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को गाजा पट्टी में हुए इस भीषण हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 85 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने एक जमीनी ऑपरेशन के दौरान बैन लाहिया शहर को भी नष्ट कर दिया है। इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमास ने हाल ही में दक्षिणी इजरायल पर मिसाइलें दागीं और 250 से अधिक लोगों का अपहरण किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया, इसलिए संघर्ष विराम को तोड़ना पड़ा। वहीं गाजा के फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बसे दर्दनाक बात यह है कि इस हमले में अब तक 200 से अधिक बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इजरायल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। यह सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन शांति की ओर ले जाएगा या और तबाही लाएगा। कई देशों में शांति के पक्षधर लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने की मांग कर रहे हैं। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा या निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी?